जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी से मोस्ट टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन और बिल्कुल दोस्तों सटीक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों एलपी में कुछ ही समय बचा है तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में आने वाले मोस्ट टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है। और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर जरूर लिखा करेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है। तो जो पादप में दोस्तों जल का परिवहन होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है। तो यह दोस्तों क्या करता है कि पानी का जो विसरण होता है, पानी का जो चढ़ाव होता है, पानी का जो दोस्तों बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, इसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है दोस्तों, बढ़ा देता है। इसका मतलब ये किसके रूप में कार्य करता है दोस्तों, तो यह एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यानी उत्प्रेरक क्या होता है दोस्तों, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन क्या करता है दोस्तों, पानी का जो विसरण होता है, बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसको ये बढ़ावा कर देता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। यानी पादप में जो जल का परिवहन होता है तो वाष्पोत्सर्जन हमारा पानी के विसरण की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल दोस्तों आपके एग्जाम आईएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ पे आने वाले मोस्ट टॉप 20 बीवीआई साइंस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अजैव निम्नीकरण का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों एक होता है अजैव संसाधन और एक होता है जैविक संसाधन। तो अजैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दोस्तों प्लास्टिक दोस्तों हमारा मिट्टी में डाल देने से दोस्तों लाखों हो जाए या करोड़ों वर्ष हो जाए दोस्तों, वह कभी भी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरणीय। और जैविक निम्नीकरण किसे कहते हैं दोस्तों, जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है, विघटित हो जाता है। जैसे दोस्तों केला का छिलका हो गया, सब्जियों के छिलके हो गया या कोई सब्जी हो गया दोस्तों, आप फेंक देंगे उसे तो ये क्या होता है दोस्तों, मिट्टी में वो सड़ गल के मिल जाते हैं दोस्तों। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैविक निम्नीकरणीय पदार्थ, जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। और अजैव निम्नीकरण मतलब जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। हमारा अगला सवाल है, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो विद्युत मोटर कौन सा युक्ति होता है दोस्तों, तो विद्युत मोटर क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग के घर में मोटर होता है पानी चढ़ाने वाला, जो हम लोग दोस्तों चढ़ाते हैं टंकी में भरने के लिए। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही हुआ दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, मोटर को चलाने के लिए बिजली स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बिजली देते हैं दोस्तों हमारा मोटर घूमना शुरू कर देता है और मोटर घूमते ही दोस्तों जो प्रेशर बनता है उसकी मदद से क्या होता है, पानी हमारा चढ़ने लगता है। तो क्या करता है दोस्तों, मोटर हमारा विद्युत ऊर्जा को लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मोटर हमारा क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में उसे बदल देता है। जबकि दोस्तों जनरेटर होता है, जो जनरेटर आप जानते हैं जिसे हम लोग डायनेमो के नाम से भी जानते हैं। तो जनरेटर हमारा क्या होता है दोस्तों, तो जनरेटर को हम स्टार्ट करते हैं और हमें बिजली प्राप्त होती है। यानी वो क्या करता है कि अपने यंत्र को घूमता है, जैसे जनरेटर घूमना शुरू करता है यानी यांत्रिक ऊर्जा को वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों रिपोर्ट आप क्लियर रखेंगे कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा बनाता है और जनरेटर हमारा विद्युत ऊर्जा क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट करता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को वो घूमता है और विद्युत हमें देता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार और पृथ्वी पर उसके भार की तुलना करें। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कोई एक वस्तु है दोस्तों जिसका भार हमें मापना है दोस्तों, चंद्रमा में भी मापना है और पृथ्वी में भी मापना है। तो चूंकि दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि चंद्रमा में किसी वस्तु का भार और पृथ्वी के भार में डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका 1/6 गुना कहाँ होता है दोस्तों, हमारा चंद्रमा पर होता है। यानी क्या हो जाएगा, हमारा पृथ्वी पर जितना भार रहेगा उसका 1/6 ग्रेविटी के हिसाब से हम दोस्तों चंद्रमा का भार निकाल लेंगे। अर्थात यह हम कह सकते हैं दोस्तों कि चंद्रमा पर जो भार होगा वो पृथ्वी की
के भार की तुलना में कम होगा दोस्तों, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा, इसीलिए वहां का भार भी कम होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे यहाँ पूछा जाता द्रव्यमान के बारे में कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो दोस्तों द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर पृथ्वी में अगर उसका 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा में भी उसका क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान 100 किलोग्राम ही होगा। परंतु भार क्या होता है हमारा, पृथ्वी पर ज्यादा होता है और चंद्रमा पर हमारा कम होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वस्तु का भार कम होता है। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा एक वायर हो गया और ये हमारा दोस्तों क्या होगा, दोनों साइड में हमारा विभवांतर हो गया। तो दोस्तों जब इसको हम लोग दोगुना करते हैं तो इस पे जो धारा बहेगी दोस्तों, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा दोगुना हो जाएगा दोस्तों, 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी इससे दोगुना हमारा धारा बना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हम इसका सही उत्तर क्या कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच में अगर विभवांतर हमारा दोगुना होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी हमारा क्या होगा, दोगुना होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोगुनी हो जाएगी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे दोस्तों, आज का हमारा टारगेट है दोस्तों 500 लाइक का, तो दोस्तों 500 लाइक जरूर पूरा कर देंगे और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर साझा कर देंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके दोस्तों ALP टेक्नीशियन RPF और आने वाले ग्रुप डी में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटिटिव रेलवे द्वारा आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपका उपयोगी होगा दोस्तों, यूजफुल होगा, क्योंकि ये सभी जो हम क्वेश्चन आप आपके लिए ला रहे हैं दोस्तों, ये टॉप 20 सिलेक्टेड मोस्ट चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सटीक भिड़ने वाले प्रश्न होंगे। तो बिल्कुल भी दोस्तों सभी को साझा कर दिया करेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ बाउ का नियम। अब बाउ का नियम कहता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में क्या करना, हमको भरना है दोस्तों, जबकि पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, एक हमारा होता है नेफ्रॉन, एक होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हमारा दोस्तों तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है और नेफ्रॉन दोस्तों हमारा वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। ये दोनों पॉइंट आप क्लियर रखेंगे दोस्तों। तो हमसे पूछा गया है कि न्यूरॉन के कोशिका रचना को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइन दोस्तों। डेंड्राइन न्यूरॉन के कोशिका रचना को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, सहसंयोजक बंधन 2 परमाणुओं के बीच क्या किसके द्वारा बनते हैं। तो दोस्तों सहसंयोजक बंधन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हमको सबसे पहले क्लियर रखना है। तो सहसंयोजक बंधन का ही मतलब होता है दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन का लेन देन। अगर आप हमसे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम भी आपसे इलेक्ट्रॉन को लेंगे दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजन बंधन। और एक होता है दोस्तों आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन में हमारा क्या होता है कि एक हमारा धनायन बनाता है एक तत्व और दूसरा हमारा ऋणायन बनाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप क्लियर रखेंगे, सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन हमसे यहाँ पूछा गया है, जिसमें हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। हमारा अगला सवाल है, किसी मार्ग में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिंडल प्रभाव। दोस्तों किसी भी मार्ग में मौजूद कणों द्वारा अगर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ टिंडल प्रभाव हो रहा है। और टिंडल प्रभाव का सबसे बेस्ट उदाहरण है दोस्तों जंगल। दोस्तों जब हम किसी घने जंगल में जाते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि उससे जो प्रकाश नीचे जमीन पर पहुंचती है तो उसके प्रकाश में हम लोग देखेंगे दोस्तों बहुत सारे धूलकण हमें नजर आते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, टिंडल प्रभाव बोलते हैं दोस्तों। टिंडल प्रभाव हमेशा घने जंगलों में ज्यादा बनता है। और साथ ही दोस्तों टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण और क्या होता जाता है दोस्तों, तो हमारा हो जाता है दोस्तों, एक होता है हमारा विलयन होता है, एक हमारा होता है दोस्तों निलंबन और एक होता है हमारा दोस्तों कोलाइड। ये क्वेश्चन आपको हमेशा फंसाएगा दोस्तों। तो किसमें हमारा होता है टिंडल प्रभाव होता है दोस्तों, तो कोलाइड हमारा इसका क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कि टिंडल प्रभाव का उदाहरण हमारा किसमें होता है दोस्तों, कोलाइड में। कोलाइड में हमारा दोस्तों प्रकाश का कण, देखिए दोस्तों कोलाइड क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और ये विषमांगी कणों के मिश्रण से मिलकर बना होता है। जबकि इसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु इससे क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण इसे टिंडल प्रभाव का निर्माण होता है।
तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे दोस्तों कि टिनल प्रभाव कोलाइड में भी बनता है। और दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन के फलस्वरूप सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारा जंगल, जंगल में भी हमारा टिनल प्रभाव बनता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारक पर द्रव में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए में है द्रव की प्रकृति पर। इसमें भी दोस्तों हमारा घर्षण बल बिल्कुल ही निर्भर करेगा। द्रव के संबंध में गति, बिल्कुल दोस्तों गति के संबंध, द्रव का जो संबंध होता है गति में, उस पर भी हमारा घर्षण बल निर्भर करता है। और वस्तु के आकार में तो करता ही करता है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों निम्नलिखित में से किस कारक पर द्रव में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है? तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, द्रव की प्रकृति, द्रव के संबंध में गति और वस्तु का आकार। हमारा अगला सवाल है, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? तो दोस्तों जब कंपन आता है, इसी पॉइंट से हमें इसका सही उत्तर को पकड़ना है दोस्तों। तो कंपन हमारा किस में होता है दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंग में होता है दोस्तों। चूंकि ध्वनि हमारा कौन सा तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती है। जो ध्वनि में हमारा क्या होता है दोस्तों? तरंग में कंपन उत्पन्न होता है, जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग किसका होता है दोस्तों? तो अनुप्रस्थ तरंग हमारा प्रकाश तरंगों का उदाहरण होता है, ये भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला सवाल है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? दोस्तों एक ना एक दोस्तों पूछा ही जाएगा दोस्तों आपसे, कोई भी शाखा से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार से दोस्तों आपसे किसी भी प्रकार के मतलब एसआई मात्रक हो या फिर मतलब मात्रक हो या मापने की इकाई हो दोस्तों, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों कि जंतु विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन को गहरा संबंध दर्शाता है? इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हमारा जंतु विज्ञान की वो शाखा का नाम है जो मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रखता है। हमारा अगला सवाल है, द्विविखंडन द्वारा किस में प्रजनन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और दोस्तों आज का हमारा टारगेट है दोस्तों 500 लाइक का, तो 500 लाइक जरूर कर दिया करेंगे। तो द्विविखंडन द्वारा किसमें प्रजनन होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। दोस्तों अमीबा हमारा क्या होता है? द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका की वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये जो पॉइंट दिया है कोशिका विभेदीकरण, इससे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे? साइटोकाइनिन को क्लिक करेंगे, जो बिल्कुल ही गलत होता है दोस्तों। हमारा क्या पॉइंट दिया हुआ है कि पौधों में कोशिका की वृद्धि करता है और कोशिका को विभेदीकरण करता है। तो दोस्तों कोशिका की वृद्धि किसमें होता है दोस्तों? कौन सा हार्मोन करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? ये शीर्ष पर पाया जाता है पौधों की दोस्तों, और यह क्या करता है? शीर्ष की प्रमुखता को बढ़ावा देता है, अर्थात पेड़ को बढ़ने में ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करता है। साथ ही कोशिका के विभेदीकरण को भी ये क्या करता है? ये बढ़ावा देता है, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? तो चूंकि दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम झूले पर बैठते हैं और जो हम एक निश्चित गति से दोस्तों चाल से हम लोग क्या होते हैं? झूलते हैं। परंतु दोस्तों हम एकाएक जब उसमें खड़े हो जाते हैं तो हमारा झूला क्या होता है दोस्तों? बहुत ही स्पीड गति करने लगता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है? हमारा आवर्तकाल क्या होता है हमारा दोस्तों? घट जाता है, समय हमारा घट जाता है। जो समय से हमको दूरी तय करना होता है, वापस आना होता है दोस्तों, उस पर हमारा कमी हो जाएगा, क्योंकि दोलन काल हमारा क्या होता है दोस्तों? इसमें घट जाएगा और झूला हमारा जल्दी जल्दी गमन करने लगेगा, गति करने लगेगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति हो या लड़की हो दोस्तों, जब वो झूला पर झूल रही है और अचानक वो एकाएक खड़ी हो जाती है तो क्या होता है? दोलन हमारा स्पीड होने लगता है और आवर्तकाल हमारा कम हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश कितना होगा? तो दोस्तों हमसे यहाँ आवेश का पूछा गया कि कितना आवेश होगा। धारा का मान हमारा कितना दे दिया है? 0.4 एम्पियर, और समय कितना दिया है दोस्तों? 3 घंटा दिया है। तो दोस्तों Q बराबर हमारा क्या होता है? तो Q बराबर हमारा होता है I गुना T होता है दोस्तों। तो I का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 0.4 दिया हुआ है, और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों? 3 घंटा। तो घंटा को अगर दोस्तों मिनट में गुना करेंगे तो हम मिनट में करने के लिए 60 से गुना पड़ेगा,
दोस्तों मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर हमको 60 से गुना करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसको हम लोग काट देते हैं, तो जैसे पॉइंट हटाएंगे दोस्तों हमारे नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया दोस्तों। इधर हमारा कितना होगा, 4 तिया 12 हो गया, और इधर हमारा कितना होगा दोस्तों 6 छक 36, यानी दोस्तों 360 हो गया। जब इसे हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों 12 जीरो 12 छक 72, 12 तिया 36 और 7 43, यानी दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए 4320 गुलाम हो जाना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4320 गुलाम। हमारा अगला सवाल है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यानी दोस्तों हम लोग यह कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा किसी वायर में या चालक में प्रवाहित हो रही है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता है दोस्तों एक बार में। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 गुना 10 के पावर 18 दोस्तों। 6 गुना 10 के पावर 18 हमारा दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है जो दोस्तों किसी चालक में बहता है। हमारा अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। दोस्तों जैसे ही हमारा यहाँ जूल आता है तो हमें तुरंत पता होना चाहिए दोस्तों कि तब किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो दोस्तों यह हमारा ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा और हमारा दोस्तों कार्य का भी मात्रक ये हो जाएगा, यानी कार्य एवं ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आई होगी। हमारा अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो दोस्तों स्पेक्ट्रम हमारा क्या होता है कि जब किसी प्रिज्म से दोस्तों हम कोई प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो हमारे स्पेक्ट्रम में क्या होता है दोस्तों, ये 7 रंगों में ये हमारा क्या होता है विभक्त हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म, यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग दोस्तों प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों और 100% रियल आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, हमारा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो 1 डायोप्टर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो P बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों 1/f होता है, और फोकस को हमें निकालना पड़ता है मीटर में निकालना पड़ता है दोस्तों। तो मान लीजिए हम ऑप्शन ए सी लेते हैं दोस्तों 100 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों हमसे पूछा गया उत्तल लेंस, और हम लोग जानते हैं क्षमता क्या होती है प्लस होती है। तो हम क्या करेंगे प्लस 100 पकड़ेंगे, तो केसेस को पुटअप करेंगे दोस्तों। तो P बराबर 1/f, f के जगह पे हम दोस्तों बैठा देंगे 100, और ये हमारा दोस्तों मीटर में निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 100 कैंसिल हमारा कितना टाइम में हुआ दोस्तों 1, और 1 कैंसिल हमारा कितना टाइम में हुआ दोस्तों 1 हुआ, यानी दोस्तों हमारा क्या निकला 1 डायोप्टर निकला। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 डायोप्टर। दोस्तों 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी प्लस में। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमारा दोस्तों ऋणात्मक होती है। आई होप दोस्तों आपको हमारी क्वेश्चन पसंद आई है और दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब आने वाला है और जल्द से जल्द आपको एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के मोस्ट टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।